What's up students? Myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फ्रॉम क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जितने भी लोग नए हो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना। ये भी देख लो यार कि बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ऑन करके रखो क्योंकि यूट्यूब कभी कभार आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता कि अगर आपने सिर्फ सब्सक्राइब करके रखा है। बेल नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा ही भेजेगा आपको। ठीक है, तो ये सब काम जब अब हो गया अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे हमारा जो आज के चैप्टर का जो नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। क्योंकि 11th क्लास में हमने जो देखे थे चैप्टर वो था हमारा मेनली सोल प्रोप्राइटर को लेके। अब सोल प्रोप्राइटर कौन होता है थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले। सोल प्रोप्राइटर वो बंदा है जहां पे कि सिर्फ एक ही बंदे के पास सारे डिसीजन मेकिंग के पावर है, कैपिटल भी वो अकेला ही रहा है, प्रॉफिट भी वो अकेले ही इंजॉय करेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आके थोड़ी बहुत चीजें अलग हो जाती हैं। पार्टनरशिप फर्म में आके हमारे कई सारे पार्टनर्स आ जाते हैं। वो लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल भी सारे लोग मिलके लाते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का सिंपल एक मतलब है कि इट इज अ रिलेशनशिप इन विच टू और मोर पीपल्स हैव एग्रीड टू कम अपॉन टू डू अ बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं अगर हम उसको बिजनेस के सेंस में देखें। एंड पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी हम लोग चीजें देखते हैं पढ़ते हैं वो सारी चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे ही सब कुछ लिखा गया है। तो पार्टनरशिप के बारे में भी इस पूरे एक्ट में लिखा गया कि इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा है कि पार्टनरशिप रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल्स with which who have agreed to share the profits and losses and profit sharing ratio on a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखा है कि जो पार्टनरशिप है उसमें कई दो या दो से ज्यादा लोग आके पार्टनर बनेंगे जो कि अपने एग्रीड प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग रेशियो में ही अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड वो एक बिजनेस कंडक्ट करने वाले हैं जो कि या तो सारे कंडक्ट कर रहे हैं, सारे कैरी कर रहे हैं, या फिर सबके बेसिस पे कोई एक जो कि सबके बेसिस पे एक्ट कर रहा है वो कंडक्ट कर रहा है। क्लियर। अब थोड़े बहुत कुछ छोटे छोटे टर्म्स को भी जान लेते हैं कि पार्टनर्स कौन होते हैं। पार्टनर्स वो इंडिविजुअल्स है जो कि एक साथ मिलके आके बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं एंड अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये वो इंडिविजुअल इंसान है, उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। फर्म क्या है? फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप है जो कि किसी भी बिजनेस को कैरी करने वाला है आगे, जिसको कि पार्टनर्स कैरी करते हैं या पार्टनर्स परफॉर्म करते हैं उस बिजनेस को। जिस बिजनेस में वो काम करते हैं उसे हम फर्म कहते हैं। फिर हमारा तीसरा आता है कि फर्म नेम क्या होता है। फर्म नेम वो ब्रांड नेम है या फिर वो एक टाइटल है जिस टाइटल के अंडर पार्टनर्स हमारे अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का जो सिंपल नेचर है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये याद रखना कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसकी एंटिटी इसके पार्टनर्स के साथ ही रिलेटेड है। जिसका सिंपल मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाती है तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे सारे एसेट्स को बेच के, सारे लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए। उनको हो सकता है अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े अपनी लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए, और वो सिर्फ अपने शेयर तक की लायबिलिटी को ही देंगे, वो पूरी कंपनी की लायबिलिटी नहीं देंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं ये चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं कि अभी हम थ्योरी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। रीजन यही है कि यार अगर अभी थ्योरी पे पूरा ध्यान दे देंगे तो एग्जाम तक आते आते सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम के टाइम पे ही अलग से थ्योरी को लेके पूरी क्लास होगी जिसमें डिटेल में थ्योरी चलेगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स, और आज की जो वीडियो है वो मेनली सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही है इस पूरे चैप्टर को लेके।
कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं, और इसके आगे आगे हम और इस चैप्टर को और अच्छी तरह से भी डिस्कस करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड के बारे में समझना। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? वैसे तो हर बिजनेस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड एंड कंडक्ट्स होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज सच कोई भी लीगल या फिर कोई भी आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन फॉर्मेट में बनाने ही बनाने हैं। लेकिन जो लोग बनाते हैं, अब उसको क्या कहते हैं कि अगर किसी ने रिटन फॉर्मेट में अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना दिया है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ही माय फ्रेंड्स पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू अ रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट in which all the details regarding to a partnership firm are written down below। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं पार्टनरशिप को लेके जो कि उस बिजनेस के लिए जरूरी है उस डीड के अंदर लिखना। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम, उनके घर का एड्रेस, फोन नंबर्स, उनकी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स। सेकेंड आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म का ऑफिशियल फोन नंबर, फर्म की ऑफिशियल ईमेल आईडी, फर्म की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये भी होता है हमारा एक डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म के अंदर। थर्ड आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्रिंसिपल प्लेस में वो जगह जहां पे की जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली में परफॉर्म किया जाने वाला है, उस जगह का भी एड्रेस हम देते हैं यहाँ पे। फिर फोर्थ आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसा काम करने वाला है, बिजनेस किस चीज का होने वाला है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। चाहे आपकी अकाउंटिंग फर्म है, चाहे आपकी सीएस की फर्म है, आर्किटेक्ट्स की फर्म है, लेकिन किसी भी तरह की फर्म है तो आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर। फिर फिफ्थ आता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि आपने पार्टनरशिप को किस डेट पे स्टार्ट किया, कब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया। अब ये कोई भी डेट हो सकती है। फिर सिक्स्थ आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल ला रहा है, तो वो भी हम डिटेल में इस पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखते हैं। फिर सेवेंथ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितना भी वो कैपिटल ला रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये भी हम डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर ही। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो चार्ज है जो कि जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग निकालता है तो उस पर लगाया जाता है, जो कि कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की एक तरह से इनकम है। तो वो कितना परसेंट लगाया जाएगा, कितनी अमाउंट पे लगाया जाएगा, वो सब भी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखा होता है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की किस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाला है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स की, लोन्स जो हम दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर लोन अगर मैं ले भी ना हूं, अगर पार्टनरशिप फर्म लोन ले रही है तो कितना इंटरेस्ट उसको देना है। ये भी चीजें लिखी होती है हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है सैलरीज। अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है एक्स्ट्रा तो उसको कितनी सैलरी, कितना कमीशन मिलने वाला है, वो भी रिटर्न होता है कि कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी होगी, कैसी होगी, कैसे कैसे हम करेंगे, तो ये सब भी हमारा लिखा होता है अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ही। नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब कोई भी पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है या फिर उसकी डेथ हो जा रही है या फिर फर्म डिसॉल्व हो जा रही है तो उस केस में सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, किस अकाउंट को कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है वो भी हम लिखते हैं अपना पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कि कब तक के लिए मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो काम करेगी। इसमें अलग अलग टाइम्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार पार्टनर्स की राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, उस फर्म को लेके वो भी रिटर्न होना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड के अंदर ही। क्लैरिफाई पहले से ही हो जाए कि हाँ भाई आपकी ये राइट्स हैं और आपकी ये ड्यूटीज हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर वो आगे अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहती है। फिर आता है हमारा बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। अब जो बैंक अकाउंट है वो कैसे ऑपरेट किया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल्स हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखी होती है कि जो बैंक अकाउंट है वो पार्टली होगा, जॉइंट होगा, इंडिविजुअल होगा, कैसा होगा, वो भी हमारा लिखा रहता है अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ही। फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कैसे कैसे उस पार्टनर को उसका पैसा वापस मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब भी हमारा लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड के अंदर ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई भी इनकेस फ्यूचर में डिस्प्यूट आ जाता है, क्योंकि पार्टनर्स है, पार्टनर्स इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स है, तो उनके बीच में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का डिस्प्यूट आ ही सकता है। तो उस डिस्प्यूट को कैसे हम क्लैरिफाई करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे,
इसका भी तरीका लिखा होता है हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर ही, हम पहले से इसको सोच के रखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि अगर किसी कंपनी ने या पार्टनरशिप फर्म ने सोचा कि यार हमें नहीं बनाना पार्टनरशिप डीड, हम बिना उसके करेंगे, भाई हम लोगों में इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत बचपन के दोस्त हैं, हम चड्डी बडीज हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी भी तरह के पार्टनरशिप डीड बनाने की। तो अब उस केस में, जिस केस में पार्टनरशिप डीड आपका एब्सेंट है, उस केस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि, और हम कहां से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो अगर आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी उन सब चीजों को लेके, वो सारी की सारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है उसी के बेसिस पे सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, अब हम कुछ चीजें देखते हैं कि क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें बताया है। सबसे पहला केस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें कहा है कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने, इररिस्पेक्ट ऑफ वो बंदा कितना भी पैसा कम, इररिस्पेक्ट ऑफ वो बंदा कितना भी एफर्ट डाले, कितना भी वो काम करे, कितना भी वो एक्स्ट्रा माइल जाके काम करे, आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर अगर हम बात करें सैलरीज, कमीशंस या रेम्यूनरेशंस की, तो ये नहीं दिए जाएंगे किसी को भी, चाहे आप कितना भी काम करो, कितना कम करो, कितना ज्यादा करो, आपको नहीं मिलेंगे अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉपरली तैयार नहीं है या फिर एब्सेंट ही है। फिर आता है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज आपको नहीं मिलेगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, फर्म नहीं देगी। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेके फर्म इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करेगी आपको ड्रॉइंग्स के ऊपर, आपका ये चार्ज भी खत्म हो गया, तो फर्म की भी एक तरह से इनकम कम हुई। फिर फिफ्थ मेरा है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या फिर लोन्स बाय पार्टनर्स। अब इस केस में अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपकी एब्सेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एक तरह से आपका एक लायबिलिटी है जो कि आपको पे करनी ही करनी है। तो चाहे आपकी लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, आपको 6% पर एनम का लोन का इंटरेस्ट पे करना ही करना है हमेशा, चाहे कुछ भी कोई भी केस हो। ठीक है, तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये जो हमने पढ़ा अभी तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फिर सैलरीज, रेम्यूनरेशंस, इन सब चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां की जाएगी, जो कि क्वेश्चन बहुत ही सही है और ये दिमाग में आना ही चाहिए था। तो हमने प्रीवियस ईयर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था, हमने ट्रेडिंग पढ़े थे, फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसके बाद सीधा बैलेंस शीट पे चले गए थे। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बन जाता है, वो एक छोटा सा अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए ही तैयार किया जाता है और किसी फर्म के लिए नहीं होता। ये यहां पे हम देखते हैं कि जो नेट प्रॉफिट मेरा आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसको कैसे अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, तो वो भी हम यहां पे देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैसे उसको अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। एंड अगर मैं बात करूं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की, वो या तो आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो गाइडलाइंस दी गई है उसके बेसिस पे ही सारी चीजें तैयार की जाएंगी। अब हम एक छोटा सा स्पेसिमेन देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो जैसे यहां पे दिख रहा होगा एक अकाउंट बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम जैसे स्टार्ट करते हैं, हम अपने सारे अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे ही हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जब भी हमारा ईयर एंड हो रहा है, क्योंकि ये फाइनल स्टेटमेंट है तो ये ईयर एंड पे ही बनती है। हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड में डेबिट एंड हमारा राइट साइड में क्रेडिट। फिर पर्टिकुलर रुपीज, ये सब तो यार तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। उसके बाद हमारी एंट्री शुरू होती है। सबसे पहली मेरी एंट्री आती है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उसको मैं ट्रांसफर करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसको मैं ट्रांसफर करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री होती है मेरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे वो नेट प्रॉफिट आता है, एंड अगर लॉस होगा तो वो चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम पे। क्लियर? लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट ही है हमारा।
एंड अब मैं एंट्री शुरू करता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वो पार्टनर्स को उनके जितना भी इंटरेस्ट का परसेंटेज दे रखा है कैपिटल के ऊपर, उसके ऊपर ही बेसिस पे दिया जाएगा। फिर पार्टनर्स की सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। फिर रिजर्व्स, किसी भी तरह के रिजर्व्स हो सकते हैं यहाँ पे जो कि ट्रांसफर किए जाने हैं अभी पार्टनर्स के अंदर। एंड उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई भी ड्राइंग्स दी जा रही है, कोई भी ड्राइंग्स कोई पार्टनर निकाल रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो भी यहीं पे ही हम नोट करते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनली हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको हमारे जो भी ये एक्सपेंसेस है इनमें से माइनस करके जितना भी बचा उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, एंड फिर हमारा अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि छोटा सा स्पेसिमेन कि हम कैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो यार कमेंट डाउन बिलो, नीचे लिख के बताओ, कमेंट कर दो कि यार सर समझ नहीं आया, दोबारा से समझाओ, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने की। क्लियर? एंड आज की जो वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे थे इस पूरे चैप्टर का, उस वीडियो को हम खत्म करते हैं। एंड अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को और भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एक छोटा सा रिकैप भी देख लेते हैं कि हम आज की हमने पूरी वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा कि क्या होता है पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या पार्टनरशिप का मतलब होता है, किस सेक्शन में पार्टनरशिप का मतलब दे रखा है। फर्म के बारे में देखा, पार्टनर्स के मीनिंग को देखा है, फर्म नेम के मीनिंग को भी देखा। फिर हमने देखा कि जो पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, किस नेचर पे होती है पार्टनरशिप हमारी। फिर हमने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर अंदर कितने कितने कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारे भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए। एंड उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी पार्टनरशिप के पास पार्टनरशिप डीड उसने नहीं बनाया, क्योंकि कंपल्शन तो नहीं है आपका, अब बना भी सकते हो अब नहीं भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं आपको, वो भी हमने देखे यहाँ पे। फिर हमने देखा कि फिर हमने जाना कि यार हमें किस अकाउंट में इन सारी चीजों को, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। उसको जब हमने देख लिया फिर हमने देखा कि उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा स्पेसिमेन भी देखा, समझने की कोशिश करी। एंड यहां पे हमारा ये आज के टॉपिक्स खत्म हुए। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से कह रहा हूं, अगर समझ नहीं आया तो यार नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने कमेंट्स लिख के बताओ। एंड चाहे जो भी कमेंट हो यार, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अगर कोई कोट आ रहा है तो कोट भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंगेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड वीडियो को खत्म करने से पहले दोबारा, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, जो लोग कॉमर्स को लेकर कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12th में है, या फिर अगर आपकी जान पहचान के लोग भी हैं जो कि क्लास 12th में कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड कमेंट करो, कमेंट के लिए तो मैंने बोल ही दिया यार, जो भी आपके मन में है कमेंट करो। अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया तो कमेंट करो, अगर चैप्टर समझ आ गया तो भी कमेंट करो। ठीक है, एंड जितने भी लोग नए हैं यार वो सब्सक्राइब तो करके जाओ ही जाओ, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो यार, वो लाल कलर का जो बटन है उसको ग्रे कर दो और घंटे को दबा दो। ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys, goodbye.